नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे और उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को ना आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का ना आपका जो सिलेबस है ना, जो सीजीटेट एग्जाम जो लोग सामाजिक विज्ञान की तैयारी करें, मतलब जो सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान विषय लेंगे ना, तो उनका सबसे पहला मैं आप लोगों के सामने सिलेबस लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोग ना ऐसे कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता चले। तो इसलिए सबसे पहले ना मैं प्रत्येक क्लास में आप लोगों का जो सिलेबस है वो सामने लाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को बता करके पढ़ाऊंगा कि आज इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ बोल करके। हम लोगों ने फर्स्ट जो मैंने आप लोगों का क्लास लिया था उसमें आप लोगों का भारतीय समाज को करा दिया था, जिसके अंतर्गत विशेषताएं, परिवार, महिला की स्थिति, तत्कालिक सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, ये तमाम जो गरीबी, बाल श्रम आदि सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया था ना। उसके बाद आज के इस क्लास में ना हम लोग ना भारतीय सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानेंगे, जिसमें भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आप लोगों का थ्योरी क्लास लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊँगा ना, तो ये जो वैदिक संस्कृति है ना उसका अलग से क्लास लाऊँगा। वजह ये हो जाएगा क्योंकि ना इन दोनों को कवर करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा ना। तो इसीलिए ना ये जो वैदिक संस्कृति है ना, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों आएगा, तो इसको मैं अलग से दूसरे क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहला भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके अलावा ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ना आप लोगों का थ्योरी क्लास लूँगा। और थ्योरी क्लास ले लेने के बाद ना मैं आप लोगों का इसी ना जो टॉपिक है इसी पर ना MCQ सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों का ना प्रैक्टिस भी हो सके कि जो आप लोग पढ़ रहे हो उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा, किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो घुमा करके पूछा जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल सके ना। तो इसलिए आप लोगों का थ्योरी के बाद आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ है, मतलब क्वेश्चन का जो सीरीज़ है, वो भी क्लास अलग से लेकर के आऊँगा मैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग ना इतिहास के परिचय के बारे में जानते हैं, मतलब इतिहास एक परिचय, हिस्ट्री इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ सबसे फर्स्ट में ना परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इतिहास राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र के परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये परिभाषा को चाहो तो नोट करके रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इतिहास के 4 क्षेत्र, तो इतिहास के कौन कौन से 4 क्षेत्र है ये हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास के 4 क्षेत्रों में निम्न तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन सा इतिहास के क्षेत्र आएगा? सबसे पहला राजनीतिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत भौगोलिक विस्तार व प्रशासन के बारे में जानेंगे। दूसरा आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मुद्रा, वाणिज्य, व्यापार, नगरीकरण के बारे में जानेंगे। तीसरा सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? शूद्रों व महिलाओं की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आता है सामाजिक क्षेत्र में। उसके अलावा चौथा जो क्षेत्र होगा वो सांस्कृतिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत धर्म, दर्शन व कला के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद ना भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जो किया गया है उसके बारे में जानते हैं। आप लोग ना केवल इसके नाम को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके ना सन को पूरी तरह से एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ना 4 प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा है, लेकिन एक्चुअल में आप लोग अगर कि NCERT का बुक देखोगे ना तो उसमें केवल 3 भाग में बांटा है जो इतिहास है उसको। सबसे पहले प्राचीन इतिहास आता है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास आता है और तीसरा आधुनिक इतिहास आता है, अगर आप लोग NCERT को देखोगे तो। लेकिन इसमें 4 भाग में बांटा है, तो इसके 4 भाग के नाम को याद रखना है, सन को याद रखने की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें सन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो प्राचीन इतिहास, जिसमें 5 लाख ईसा पूर्व से 750 ईस्वी प्राचीन भारत को माना गया है। उसके अलावा पूर्व मध्यकाल करके दिया है 750 ईस्वी से 1208 ईस्वी। उसके बाद मध्यकालीन भारत के बारे में दिया है, जिसमें 1208 ईस्वी से 1707 ईस्वी दिया है। और लास्ट में आधुनिक भारत को दिया है 1707 ईस्वी से 1947 तक के आधुनिक भारत को माना गया है। तो आप लोग ना केवल इसके नाम को याद रखिएगा, इसमें का जो सन को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आप लोगों को याद रखना है या रटना है ना, मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग ना इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत है ना जो आप लोगों को सिलेबस में दिया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है? सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत होगा, दूसरा जो होगा साहित्यिक स्रोत होगा और तीसरा विदेशी यात्रा वृत्तांत होगा। तो
इतिहास जानने के केवल तीन ही सोर्स होता है, तीन ही जो सामग्री है वो होता है, ठीक है। सबसे पहला जो सोर्स होगा वो पुरातात्विक सोर्स होगा, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है, लिटरेसी सोर्स कहलाता है। और तीसरा फॉरेन ट्रैवलर्स होता है। आप लोगों को पता होगा ना, विदेशी यात्रा वृत्तांत, मतलब हमारे भारत में अलग अलग विदेशी जो कवियाँ है वो आया है और उन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा है। आप लोगों ने 10वीं 12वीं के आसपास अगर की आर्ट्स ली है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो आप लोगों को ना ये जो तीनों इतिहास जानने के स्रोत है ना, इसे नोट करके रखना है आप लोगों को। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रा वृत्तांत, तो तीनों को नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत में जो आएगा वो वास्तुकला आएगा। क्या? तो वो वास्तुकला आएगा। तो वास्तुकला क्या होता है? इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, स्मारक, मृदभांड आदि आते हैं। तो क्या क्या आता है? भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, स्मारक, मृदभांड आदि जो है ना, वो तमाम चीज़ आता है इसके अंतर्गत वास्तुकला में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये मृदभांड क्या होता है। तो मृदभांड का जो मतलब होता है वो मिट्टियों का बर्तन होता है, ठीक है। मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों को पता होगा ना कि मिट्टियों के बर्तन से ही खाना पकाया जाता था, बनाया जाता था और उसी में से ही खाया जाता था। तो मृदभांड का जो मतलब होगा ना वो मिट्टी का बर्तन होगा, ठीक है। तो ये चाहो तो नोट करके रख सकते हो। दूसरा को पढ़िए अभिलेख। तो अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या आता है, ध्यान से पढ़िए। यह मुहरों, स्तूपों, प्रस्तर, प्रस्तर का जो मतलब होता है ना वो पत्थर होता है, चट्टान होता है, ठीक है। उसके अलावा स्तंभों, मंदिर के दीवारों, ईंटों, चट्टानों, ताम्रपत्र, मूर्तियों पर प्राप्त होता है। तो तमाम प्रकार के ना जो पत्थरों पर ना खुरच खुरच कर लिखे गए जो अभिलेख होते हैं ना, तो उन तमाम चीज़ों को ना अभिलेख के अंतर्गत आता है, ठीक है। उदाहरण करके दिया है, ध्यान से पढ़िए। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अशोक के स्तंभ लेख। तो ये क्या है? स्तंभ लेख में खुरच करके लिखा गया है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। उसके अलावा सिक्का। तो सिक्का के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा पोटीन के मिलते हैं, जिनमें तिथियां, राजा, देवताओं एवं अन्य आकृति अंकित रहती है। तो सिक्का मतलब यह है कि प्राचीन काल में ना जो राजा महाराजा जो अपने आय व्यय के लिए चलाते थे ना, तो उसे हम लोग मुद्रा कहेंगे। और मुद्रा में विभिन्न प्रकार की जो लेख लिखे होते हैं या चित्र बने होते हैं, उसके आधार पर ना हम लोग ये जान पाते हैं कि उस समय का जो कल्चर है वो कैसा था, किस प्रकार से वहाँ की विकास थी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जान पाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत, लिटरेसी सोर्स। तो लिटरेसी सोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में क्या आ जाएगा? चार वेद। तो चार वेद के बारे में आप लोग को पता होगा ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद करके। तो चार वेद हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदाग, महाकाव्य, पुराण, दर्शन सूत्र। इन तमाम प्रकार के जो ग्रंथ है ना, वो क्या होगा? वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा जैन साहित्य आएगा, जिसमें आगम ग्रंथ होगा। उसके अलावा तीसरा जो है वो बौद्ध साहित्य होगा। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, थोरी गाथा है। तो त्रिपिटक क्या होता है ना, तो त्रिपिटक ना 3 ग्रंथों का समूह को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधाम पिटक 3 प्रकार के बौद्ध साहित्य होते हैं। आप लोगों को पता होगा अगर पढ़े होंगे तो, है ना। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गया। तो आप लोगों को ना जो इतिहास जानने के जो स्रोत है, जो सोर्स है ना, उसमें आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग ना जो जो नोट करने के लिए बोला हूँ उन तमाम चीज़ों को नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद ना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो विशेष तौर पे पढ़ना है ना, वो आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए भी चलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय दिया है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। सर्वप्रथम चार्ल्स मेमन ने 1862 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की। आगे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वे विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व खुदाई को प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इन स्थलों का व्यवस्थित उत्खनन आरंभ कराया। यहाँ प्रथम खनन कार्य किया गया, वह इसे मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन बताया और साथ ही इसका नामकरण भी किया। तो ये जो सामान्य परिचय दिया है उसमें आप लोगों को क्या नोट करके रखना है? सबसे पहले चार्ल्स मेमन ने क्या किया था? 1862 में हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की ना एक प्राचीन भारतीय सभ्यता होने का क्या मिला था? अवशेष मिला था। तो ये नोट करके रखना है। उसके अलावा ना जो पुरातत्ववेत्ता है, मतलब ना जो पुरातत्ववेत्ता के सर्वेक्षण विभाग के जो जन्मदाता है ना पुरातत्ववेत्ता के, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। उसके अलावा सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल ने क्या किया था? स्थलों
पत्थरों की खुदाई करवाना आरंभ किया था। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो माना जाएगा ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहला जो उत्खनन करवाया था ना, वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 1921 में ही। ठीक है, तो ऑथेंटिक में आप लोगों को उसे लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अलग से याद रखना है। उसके अलावा आगे आप लोगों को बताऊंगा क्यों इसे अलग अलग लिया गया है, तो आप लोगों को आगे समझाऊंगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए उसके बाद ना नामकरण के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नामकरण को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले दिया है हड़प्पा संस्कृति प्रथम उत्खनन स्थल है, इसलिए यह नाम पड़ा था। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। तो सबसे पहले देखो, हड़प्पा नामक स्थान पर ना खुदाई किया गया था, जहाँ पर ना उस संस्कृति का पता चला था कि एक विस्तृत संस्कृति था बोल करके। तो उस जगह के नाम पर ना उस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। साफ तौर से इसमें बोला गया है, देखो ना जी, प्रथम उत्खनन स्थल इसलिए यह नाम पड़ा। डायरेक्ट इसमें बोल दिए गए, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुई, इसलिए यह नाम पड़ा। सबसे पहले जो उत्खनन हुआ वो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है, आप लोगों को पता होगा ना, है ना। तो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले उत्खनन हुआ ना, उसके आसपास ना, तो इसीलिए सिंधु नदी के नाम पर ही ना इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद नगरीय सभ्यता के बारे में जानते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति कारण, मतलब ना हम लोग ना ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसे नगरीय सभ्यता कहते हैं ना, ग्रामीण सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नहीं था। हड़प्पा जो सभ्यता है, मतलब हड़प्पा की जो संस्कृति थी ना, वो नगरीय सभ्यता था। आप लोगों को पता होगा, मतलब ना वहाँ का जो गांव था ना, वो एक विशाल नगर के समान विस्तृत था, और उसके अलावा वहाँ की जो सुख सुविधाएं थी ना, बहुत ही ज़्यादा नगरीय टाइप से था। इसके वजह से ना इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए मेलुहा। मेलुहा क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। प्राचीन मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया। तो मेलुहा किसे कहा गया, आप लोगों को पता है ना कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के ना समकालीन था। तो इसीलिए ना इसके समकालीन था ना, तो क्या हुआ, सुमेरियन सभ्यता में ना इस सभ्यता को मेलुहा कहा गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। चलिए उसके बाद ना आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई है, अतः यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना उत्खनन से बहुत सारी जो चीज़ है वो मिला था, और उसमें कई जो लिपियाँ हैं वो भी मिला था। लेकिन जो सिंधु सभ्यता में जो लिपियाँ मिला हुआ है ना, जो लिखे हुए शब्द मिले गए हैं ना, उसको आज तक की नहीं पढ़ा गया है, जिसके वजह से ना इसे एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं इसका। तो सबसे फर्स्ट को पढ़िए अफगानिस्तान पूर्व भाग। तो आप लोगों को अगर भारत का मैप अच्छे से देखोगे ना, तो आप लोग देखोगे इस प्रकार से भारत का जो मैप है वो बनेगा, और ये वाला जो हिस्सा पूरा रहेगा ना, मतलब ये पाकिस्तान वाला पूरा हिस्सा रहेगा, और भारत के ना अधिकतर जो राज्य है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, तो सबसे पहला देखोगे ना तो अफगानिस्तान पूर्व में होगा। तो अफगानिस्तान इस तरफ है, आप लोगों को पता होगा ऊपरी हिस्सा में। तो इस तरफ अगर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था तो पूर्व में ये हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान का संपूर्ण भाग, तो पाकिस्तान के संपूर्ण भाग में ना सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। उसके अलावा भारत, तो भारत में ना देखो उत्तर पश्चिम भाग में, जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ तक कि ना जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, तो उसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ था। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना विस्तार के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। त्रिभुजाकार क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत रूप से फैला था। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है। त्रिभुजाकार क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकृति में था। ऑप्शन दिया जाता है त्रिभुजाकार क्षेत्र, चतुर्भुज क्षेत्र में, या अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता है और पूछा जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को, और नोट करके भी रखना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है उसमें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता
सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला था। तो देखो समकालीन जो मिस्र की सभ्यता था और सुमेरिया का जो सभ्यता था ना, उससे सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उसके अलावा अलग अलग करके दिशा करके दिया है, इसको भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो उत्तर में क्या आएगा, जम्मू कश्मीर वाला मांडा आ जाएगा। उसके अलावा पश्चिम में क्या आ जाएगा, बलूचिस्तान, जिसे ना उत्का गेडोर के नाम से जानते हैं पश्चिम में। उसके अलावा पूर्व में आलमगीरपुर आएगा, उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा दक्षिण में दैमाबाद आ जाएगा जो महाराष्ट्र में है। तो चाहो तो इसे भी आप लोग अलग से नोट करके रख सकते हो इसमें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हैं। उसके बाद काल निर्धारण के बारे में जानते हैं, एज डिफाइन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को पढ़िए, कार्बन 14 के अनुसार। आप लोगों को पता होगा ना कि कार्बन जो ये 14 लिखा है ना, या कार्बन C14 करके एक आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्राचीन अवशेष मिले जाते हैं ना, तो उस प्राचीन अवशेष के जो एज को पता लगाने के लिए ना कार्बन C14 नामक एक उपकरण है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से एक्यूरेसी डेट को पता लगाया जा सकता है कि ये जो चीज़ मिला हुआ है, जो सामग्री मिला है वो कितना साल पुराना है, इसका पता लगाया जा सकता है कार्बन C14 के अनुसार। ठीक है, तो देखो कार्बन C14 के अनुसार क्या दिया गया है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व दिया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार। उसके अलावा जॉन मॉर्सन के अनुसार क्या है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन NCERT के अनुसार, मतलब हमारे देश में ना NCERT का जो बुक है वो सबसे ज़्यादा चलता है, आप लोगों को पता होगा ना। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम भी दिलाओगे तो NCERT का बुक पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। तो इसीलिए ना NCERT का ये जो दिया गया है ना डाटा, उसे आप लोगों को नोट करके रखना है अलग से। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक की ना ये जो काल निर्धारण है वो रखा गया था, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा अर्नेस्ट मैक के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है ना। चलिए उसके बाद ना राजधानी कैपिटल के बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजधानी था वो कहाँ था। तो सबसे पहला देखना चाहो ना तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 2 शहर हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कौन कौन सा 2 शहर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगर आप लोगों को मैं राजधानी बताऊँ ना कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजधानी था वो क्या था, मोहनजोदड़ो भी था और हड़प्पा भी था। दोनों के दोनों ना सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये जो है वो राजधानी था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य राजधानी क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो भी था और हड़प्पा भी था, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद ना प्रमुख नगर के बारे में जानते हैं। जो चीज़ आप लोगों को नोट करना है वो इसी में से ही। ठीक है, सबसे पहले देखो जो स्थान है ना उसका नाम दिया है, उसके अलावा कौन से जगह में स्थित है ये दिया है, उसके अलावा कौन सी नदी के किनारे जो स्थल है वो बसा है ये बताया है, और किस सन में खोजा गया ये है, और उसके अलावा खोजकर्ता का नाम दिया है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए, जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए भी चलिएगा आप लोग। सबसे पहला देखो हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो वो पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे है। तो साफ साफ प्रश्न में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है कि हड़प्पा का जो स्थान है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और इसे सर्वप्रथम 1921 में खोजा गया, और खोजकर्ता का जो नाम है वो राय बहादुर दयाराम साहनी है। आप लोगों को फर्स्ट में ही बताया था ना मैंने कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने ना सबसे फर्स्ट में खोज किया था। ये ऑथेंटिक है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा दूसरा मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसे 1922 में खोजा गया, और इसे खोजने का श्रेय जो जाता है खोजकर्ता वो राखलदास बनर्जी को जाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। ठीक है, तीसरा चनहुदड़ो पाकिस्तान में ये भी है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, 1931 में खोजा गया और गोपाल मजुमदार ने इसे खोजा था। चौथा लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और 1957 में इसे खोजा गया और रंगनाथ राव ने इसको खोजा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक जो लोथल है उसे कौन खोजा था, रंगनाथ राव ने खोजा था, और दूसरा एक रंगपुर है, तो रंगपुर को भी रंगनाथ राव ने खोजा था। तो इन दोनों को एक साथ आप लोग याद रखना। ठीक है, रंग से रंगनाथ राव ले लेना, और 1953 ये अलग से आप लोग याद रख लेना जी। उसके अलावा पांचवा कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, घाघरा नदी के किनारे स्थित है और 1953 में खोजा गया, घोष, लाल और थापर द्वारा खोजा गया था। ठीक है, उसके अलावा छठवा बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है, रंगोई में है और 1973 में खोजा गया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था इसको। उसके अलावा धौलावीरा
धौलावीरा, तो धौलावीरा गुजरात में है और उसके अलावा 1990-91 में इसे खोजा गया और विष्ट एवं जोशी ने खोजा था। उसके अलावा 9वां सूट कोटदा गुजरात में है, 1964 में खोजा गया और गजपति जोशी ने खोजा था। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को इतना सारा याद रखना है। उसके अलावा रोपड़ जो है वो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, 1950 में खोजा गया और बी लाल ने खोजा था। उसके अलावा दैमाबाद महाराष्ट्र में है और प्रवर नदी के किनारे स्थित है, 1958 में खोजा गया और बी बोकार्दीकर ने इसे खोजा था। तो इतना सारा चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से ना आप लोगों को 2-3 जो डाटा बताया हूँ ना उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, कब किया था, किस नदी के किनारे स्थित है, इन तमाम चीज़ों को कम से कम आप लोगों को याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है वो। चलिए उसके बाद ना नगर नियोजन सिटी प्लानिंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था वो पक्के ईंटों से बना हुआ घर था। जितने भी घर है वो सोचो कि 2500 ईसा पूर्व में ये जो नगर जो बना था ना वो पक्के ईंटों से पूरा जो घर है वो बना करता था और एक दूसरे को जो घर है ना वो समकोण पर काटता था, मतलब घर का जो रास्ता है ना वो समकोण पर काटता था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना वो एक दूसरे को क्या करता था, समकोण पर काटता था। नेक्स्ट को पढ़िए। नगर के सभी ओर परकोटे बने हुए थे। उसके अलावा ये परकोटे क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊं ना तो किसी किले या शहर या स्थान की रक्षा के लिए ना चारों ओर जो दीवार बनाया जाता है ना जो ऊंचाई पर होता है और मजबूत होता है ना तो उसे परकोटे कहते हैं। जैसे आपका एक घर होगा, घर के बाहर पूरा के पूरा दीवार पर पूरा घिरा होगा ना चारों ओर और बीच में दरवाजा होगा, ठीक इसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका जो नगर था ना वो चारों तरफ से ना परकोटे से बना हुआ था, मतलब घिरा हुआ था चारों ओर से सुरक्षा के लिए। तो ये परकोटा होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। नगर में सभी मकान एक जैसे थे किंतु निचले शहर के मकान में भिन्नता पाई जाती थी। नेक्स्ट को पढ़िए। अच्छी जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। मतलब आप लोग अगर ना सिंधु घाटी सभ्यता को एकदम विस्तार से पढ़ोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा वहाँ की जो नगरीय सभ्यता है ना वहाँ नालियों की भी व्यवस्था थी ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो गंदे पानी वगैरह है वो बह करके गाँव से बाहर चले जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी वहाँ। नेक्स्ट को पढ़िए। यहाँ जाल पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। नेक्स्ट को पढ़िए। यहाँ की सड़कें पक्की व प्राचीर एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इस प्रकार से काटता है बोल करके, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें करता है। नेक्स्ट को पढ़िए। भवन निर्माण में गुणवत्ता युक्त ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मतलब अच्छी पकी हुई जो ईंट होता है ना अभी के डेट में सेम उसी प्रकार के पकी हुई ईंटें जो भट्टे में पकाया जाता है ना ईंटें, सेम उसी प्रकार की जो ईंटें हैं उसका प्रयोग किया गया था। ये पाया गया है खोज में। तो पढ़िए। प्रायः ऊपर भाग पर स्नानागार एवं महल बनाए जाते थे। और आप लोगों को पता होगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है वहाँ भी एक विशाल स्नानागार पाया गया था जिसमें सामूहिक स्नान के लिए बनाया जाता था। आप लोगों को पता होगा ये। इसके अलावा नोट करके दिया है उसको पढ़िए। सिंधु सभ्यता इजियन सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो ये जो इजियन सभ्यता है ना उसके समकालीन नहीं थे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रख लीजिएगा अलग से आप लोग, ठीक है। चलिए अब अंतिम रूप से ना थोड़ा सा और बचा है उसको पढ़ लेते हैं। चलिए उसके बाद अन्य संबंधित तथ्य करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। विश्व में सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है, जिसके कारण यूनानी इसे सीडोन की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के लोग लुमेहा कहकर संबोधित करते थे, जो उनके लेखों से पता चलता है। तो इसमें आप लोगों को विशेष तौर पे क्या नोट करके रखना है, आप लोगों को ये नोट करके रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की उत्पादन कौन किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ना वो कपास उत्पादन सबसे पहला किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसमें जो बोला गया है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मुद्राओं में यूनिकॉर्न पशु रेखांकित किया गया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। तो यूनिकॉर्न का जो मतलब है वो एक सिंग वाला घोड़ा होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसी पशु जिसका ना एक सिंग होता था। इस प्रकार की ना जो पशु है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा है ना उसमें अंकित है। आप लोग अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आप लोगों को एक अलग से दिखाया जाएगा जो प्योर वाइट टाइप सा एक घोड़ा दिखाया जाता है जिसका केवल एक सिंग होता था बड़ा सा निकला हुआ, जो वो भी माथे पर निकला हुआ था, ठीक है, जिसे यूनिकॉर्न पशु की संज्ञा दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रखना है इसको, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में यूनिकॉर्न पशु रेखांकित है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से नोट करके रखना है। चलिए उसके अलावा ना ज्ञात नहीं था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ ज्ञात नहीं था उन्हें पता नहीं था ना वो क्या क्या था। तो धातु में लोहा जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञात नहीं था, मतलब उनको लोहा के बारे में जानकारी
घाटी नहीं था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा, फसल में ना धान व तंबाकू के बारे में नहीं पता था। किसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में धान व तंबाकू के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। उसके अलावा जो ज्ञात था उसको देखो, सबसे पहला नृत्य का ज्ञान था, मतलब डांस करने आता था। दूसरा पासे का ज्ञान था, मतलब आप लोग लूडो खेलते हो ना, वही उसी प्रकार से पासा है। उसके अलावा तीसरा हाथी के बारे में भी जानता था, मतलब हाथी के कुछ अवशेष भी वहाँ पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, आयातित वस्तुएं। आयातित मतलब जहाँ से वो कुछ सामान जो है ना वो आयात करते थे, मंगाते थे ना, तो वो क्या क्या मंगाते थे? सबसे पहला सोना कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में कर्नाटक से मंगाते थे जो सोना है वो। उसके अलावा दूसरा, चांदी जो है वो ईरान से, मेसोपोटामिया से और अफगानिस्तान से मंगाते थे। उसके अलावा तीसरा, तांबा जो है वो खेतड़ी से, राजस्थान से और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान अभी है ना, वहाँ से मंगाते थे। उसके अलावा नोट करके दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। अतरंजी खेड़ा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था। तो ये जो अतरंजी खेड़ा है ना वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों को अलग से नोट करके रखना है इसमें, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ना आज के इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक पर MCQ सीरीज़ लेकर के आऊँगा, ठीक है। कम से कम 1 से 2 सीरीज़ उसको भी लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों का ना अच्छी तरीके से उसमें प्रैक्टिस भी हो सके। क्योंकि केवल आप लोग थ्योरी पढ़ करके ही ना पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, या केवल MCQ सीरीज़ बस करके नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थ्योरी के साथ साथ MCQ सीरीज़ भी करो। और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसी टॉपिक पर आप लोगों का MCQ सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा बाद में आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग जनवरी पे जाएंगे ना, तो जनवरी में आप लोगों का ना मैराथन क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप लोगों को मैराथन की क्लास भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को इतना ही ये जो थ्योरी क्लास था उसमें पढ़ना था। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।